जरा सोचिए, एक ऐसे कानून के बारे में जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही मोड़ दी। हम बात कर रहे हैं 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। इसे कहा तो गया स्वशासन की ओर एक बहुत बड़ा कदम, लेकिन क्या ये वाकई सच था या फिर ये सत्ता के खेल की एक और चाल थी? चलिए मिलकर इस ऐतिहासिक पहेली की परतों को खोलते हैं। तो साल था 1919 और ब्रिटिश साम्राज्य के सामने एक बड़ी दुविधा थी। एक तरफ भारतीयों की आज़ादी की मांग तेज हो रही थी, तो दूसरी तरफ वो सत्ता पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहते थे। तो सवाल ये था कि लोगों को शक्ति का एहसास कैसे कराया जाए बिना असल में पूरी की पूरी शक्ति हाथ से दिए। 1919 का ये एक्ट इसी मुश्किल सवाल का जवाब था। अच्छा, इस कानून का एक और नाम भी है, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब ये नाम क्यों? क्योंकि इसे बनाने वाले दो लोग थे। उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू और भारत के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो सवाल ये है कि इस एक्ट ने असल में बदला क्या? देखिए, सबसे पहले तो इसने सरकार के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। दो बड़े बदलाव लाए गए। एक था द्विसदनीय व्यवस्था और दूसरा एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं द्वैध शासन। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। ये वो पहली बार था जब भारत के सेंटर में दो हाउस वाली पार्लियामेंट का आइडिया आया। एक था काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल आज की जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा है ना, उसकी जड़ें आपको यही मिलेंगी। अब बात करते हैं इस एक्ट के सबसे कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सबसे जरूरी हिस्से की, और वो है द्वैध शासन। अंग्रेजी में इसे डायरकी कहते हैं। ये एक बहुत ही अनोखा सिस्टम था जिसे प्रांतों में मतलब प्रोविंसेस में लागू किया गया। इसमें हुआ ये कि सरकार के कामकाज को, उसके सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया। इस बंटवारे को समझने के लिए ना एक तराजू की कल्पना कीजिए, लेकिन ये ऐसा तराजू था जिसके दोनों पलड़े बराबर नहीं थे। एक तरफ थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, मतलब असली पाव वाले डिपार्टमेंट्स जैसे कि फाइनेंस, पुलिस, कानून, ये सब गवर्नर और उसकी काउंसिल के हाथ में थे। और दूसरे हल्के पलड़े में थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दे दिए गए भारतीय मंत्रियों को। तो मतलब ये हुआ कि पावर तो दी, लेकिन जो असली कंट्रोल की चाबी थी वो अंग्रेजों ने अपनी जेब में ही रखी। तो ये तो हुई सरकार के स्ट्रक्चर की बात, लेकिन इस एक्ट ने सिर्फ ढांचा ही नहीं बदला, इसने ये भी बदला कि वोट कौन दे सकता है। चलिए अब देखते हैं कि वोटिंग राइट्स में क्या नया हुआ। ये सच में एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो क्रांतिकारी बदलाव था। सोचिए, भारत में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई, मतलब लोगों को सीधे अपना नेता चुनने का मौका मिला। हाँ, ये बात सही है कि वोट देने का हक सबको नहीं मिला था, ये प्रॉपर्टी या एजुकेशन जैसी चीज़ों पर लिमिटेड था, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी की तरफ ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और इतना ही नहीं, इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ा। इसी एक्ट ने पहली बार भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही आगे का कदम था, जिसने हमारे देश के डेमोक्रेटिक फ्यूचर की एक मजबूत नींव रखी। लेकिन हर बदलाव अच्छा हो ये जरूरी नहीं। इस एक्ट ने एक बहुत ही विवादास्पद चीज को और बढ़ावा दिया, और वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पॉलिसी। ये पहले से मुस्लिमों के लिए तो थी ही, अब इसे सिखों, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस तक बढ़ा दिया गया। इसका सीधा सीधा मतलब था समाज को धर्म और कम्युनिटी के नाम पर और बांटना। और ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर हमारी पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा और विभाजनकारी पड़ा। ठीक है, तो हमने सरकार के स्ट्रक्चर और वोटिंग की बात कर ली। अब जरा देखते हैं कि देश के एडमिनिस्ट्रेशन और कह लीजिए कि बजट के मामले में इस एक्ट ने क्या बदलाव किए। यहाँ एक बहुत जरूरी फाइनेंशियल रिफॉर्म हुआ। पहली बार जो प्रोविंशियल बजट थे उन्हें सेंट्रल बजट से बिल्कुल अलग कर दिया गया। मतलब अब प्रांत अपना बजट खुद बना सकते थे। ये उन्हें थोड़ी और फाइनेंशियल आज़ादी, थोड़ी और ऑटोनॉमी देने जैसा था। अब देखिए, देश को चलाने के लिए अच्छे ऑफिसर्स तो चाहिए ही, तो इसी जरूरत को देखते हुए इस एक्ट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रोविजन भी रखा गया। आइडिया ये था कि जो सरकारी भर्तियां हैं वो मेरिट पर हों, न कि किसी की जान पहचान पर। हालांकि ये प्रोविजन 1919 के एक्ट में ही आ गया था। इसे बनते बनते कुछ साल लग गए। फाइनली 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, और यहीं से भारत के मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की नींव पड़ी।
अब इस एक्ट की एक सबसे दिलचस्प और शायद सबसे अनोखी बात वो ये थी कि ये कोई परमानेंट कानून नहीं था। ये एक तरह का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था, जिसकी कह सकते हैं एक एक्सपायरी डेट पहले से ही तय कर दी गई थी। जी हाँ, कानून में ये साफ साफ लिखा था कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो इसे रिव्यू करेगा। ये कमीशन ये देखेगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ये कितना कामयाब रहा और क्या भारत को और ज़्यादा अधिकार देने का समय आ गया है। और ये सिर्फ कोई कागजी बात नहीं थी। इसी शर्त को पूरा करने के लिए 1927 में वो मशहूर या कहें कि बदनाम साइमन कमीशन भारत आया, जिसका बहुत विरोध भी हुआ, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसी कमीशन की रिपोर्ट ने आगे चलकर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का रास्ता साफ किया, और वो एक्ट तो हमारे आज के संविधान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 1919 के इस एक्ट से क्या-क्या निकल कर आया? एक तो केंद्र में 2 हाउस वाला सिस्टम और प्रांतों में वो कॉम्प्लिकेटेड द्वैत शासन। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, प्रांतों को अपना बजट बनाने की आज़ादी मिली और सबसे बड़ी बात, आगे के रिफॉर्म्स के लिए एक रास्ता तैयार हो गया। तो हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या 1919 का ये कानून वाकई में सेल्फ रूल की तरफ एक सच्चा कदम था, या फिर ये आज़ादी की बढ़ती मांग को कुछ और सालों के लिए टालने की एक सोची समझी चाल थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहासकार आज भी अपने अपने तरीकों से ढूंढ रहे हैं।